नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 38 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 38 का जो पहला क्वेश्चन है कि कुगती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए कुगती वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये कहाँ पे है, तो ये चंबा जिले में स्थित है। कुगती वन्यजीव अभयारण्य चंबा में स्थित है। इसके अलावा और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा जिले में स्थित है। चंबा में एक तो कुगती हो गया, कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी चंबा जिले में है। सेचातुआ नाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेचातुआ नाला ये भी चंबा में है। उसी प्रकार गेमगुल सियावेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गेमगुल सियावेई वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पे है, ये भी चंबा जिले में। ये तो होगी चंबा की। इसके अलावा कुल्लू ऑप्शन में दिया है। अगर कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू में है काइस वन्यजीव अभयारण्य, कमर वन्यजीव अभयारण्य, सैंज वन्यजीव अभयारण्य और कोखान वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हमारे कुल्लू जिले में। इसके अलावा अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में है बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है। शिकारी वन्यजीव अभयारण्य और इसके अलावा नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी की सारी मंडी में है। और अगर शिमला की बात की जाए तो शिमला में है तालरा वन्यजीव अभयारण्य और दरान घाटी। तो तालरा और दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, शिमला में है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए कि बुरार नृत्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया जाता है। और दो क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है, ये भी परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे छोटी जो है, और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो याद रखना लाहौल स्पीति में है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है शिल्ली। शिल्ली कहाँ पे है, तो शिल्ली जो है हिमाचल की सबसे छोटी है और ये सोलन जिले में, कहाँ पे है, सोलन जिले में स्थित है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बूढ़ा नृत्य मुख्यतः किया जाता है। अगर बात की जाए बूढ़ा नृत्य की, बूढ़ा डांस की, तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले, कहाँ पे किया जाता है, सिरमौर जिले में बूढ़ा नृत्य को किया जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे और भी सिरमौर के डांसेस पूछ सकता है। तो नाटी कहाँ पे होती है, तो नाटी जो है वो अपर एरिया जो हमारा सिरमौर हो गया, शिमला हो गया, यहाँ पे होती रहती है नाटी। तो सिरमौर शिमला यहाँ पे नाटी होती है। बिरसू जो है ये सिरमौर में भी बिरसू होता है। झूरी नृत्य जो है वो सिरमौर में ही होता है। इसके अलावा ऑप्शन में अगर मैं चंबा के कुछ नृत्यों की बात करता हूँ तो ढांगी और ढेपक बहुत इंपॉर्टेंट है। झांझर, ढांगी ढेपक और झांझर ये दोनों के दोनों चंबा में होते हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति के दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांद और साबू। सांद और साबू जो लोग नृत्य ये कहाँ पे होते हैं, तो सांद और साबू नृत्य जो हो रहे हैं ये लाहौल स्पीति में होते हैं। अगर किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर में बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे कि राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो अगर राक्षस नृत्य की बात करते हैं तो राक्षस नृत्य मनाया जाता है किन्नौर में। इसके अलावा क्यांग हो गया, वाक्यांग हो गया और व्यांगचू हो गया, ये सारे के सारे डांसेस जो है वो किन्नौर जिले में मनाए जाते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे। अगर धामी आंदोलन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के में जो धामी आंदोलन के नेता थे वो थे भागमल सोथा। देखिए, ये धामी आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो तो भागमल सोथा थे। अब परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि धामी आंदोलन के नेता तो भागमल सोथा थे, लेकिन धामी आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939। ये जो वहाँ के राणा थे उनके खिलाफ जो है वो धामी के लोगों ने एक आंदोलन चलाया। अगर धामी की बात की जाए, धामी रियासत की बात की जाए, तो धामी रियासत भी थी और धामी रियासत की जो स्थापना है वो राजा गोविंद पाल। ये भी बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि धामी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो धामी रियासत की स्थापना धामी के राजा गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। और धामी रियासत की राजधानी भी एक बार पूछी थी, तो धामी रियासत की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी है हलोग। अगर हलोग की बात की जाए तो हलोग जो है ये यहाँ पे लगता है एक मेला, पत्थर का खेल मेला। तो हिमाचल प्रदेश में जो एक पत्थर का जो खेल मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो अगर पत्थर के खेल मेले की दोस्तों बात की जाए तो ये जो लगता है ये शिमला जिले में लगता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से मैं बात करता हूँ कि बैजनाथ का प्राचीन नाम था। अगर बैजनाथ के प्राचीन नाम की बात की जाए तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो था किरग्राम। किरग्राम जो है वो बैजनाथ का प्राचीन नाम था। इसके अलावा देवरा यहाँ पे दिया, देवरा किसका प्राचीन नाम था, तो देवरा की अगर बात की जाए तो देवरा जो है वो जुबल का पुराना नाम है। ब्रह्मपुर जो है भरमौर का पुराना नाम है, इस बात को आपने याद रखना है। और कहलूर जो है वो बिलासपुर का पुराना नाम है, इस बात को आपने याद रखना है। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है, तो उसका सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़। तो आपको हर एक जो है जो हिमाचल प्रदेश की जो फेमस जगह है वहाँ के पुराने नाम जो है वो क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। और यहाँ पे आप जो ये क्लास लगा रहे हो यहाँ पे आपका रिकॉल हो रहा है, आपका रिवाइज हो रहा है, आपको ये सारे क्वेश्चन
हो सकता है मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन रिवाइज होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चीज़ें हम भूल जाते हैं और दोबारा वही चीज़ें रिकॉल होती है तो वहाँ से हमें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप हमारे अभी भी हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की थी। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन और पढ़े। क्वेश्चन था कि वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप हो गया था तो देख ही लेते हैं। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है वो 1871 के आसपास चंबा की यात्रा की गई थी। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब लॉर्ड मेयो 1871 में चंबा आए थे तो चंबा के राजा कौन थे। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो चंबा के राजा थे गोपाल। तो राजा गोपाल जो है उस समय चंबा के राजा थे। और अगर चंबा की मैं बात करूं तो चंबा में एक भूरी सिंह संग्रहालय भी है। और भूरी सिंह संग्रहालय को जो है 1908 में इसको बनाया गया था। भूरी सिंह संग्रहालय को किसके द्वारा बनाया गया, तो भूरी सिंह संग्रहालय को राजा भूरी सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजा भूरी सिंह ने और क्या किया था। तो राजा भूरी सिंह ने जो है 1910 में चंबा में बिजली घर का क्या किया था। 1910 में चंबा में बिजली घर का निर्माण किया था। और क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत बार जो है मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार रिवाइज आपको ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि चंबा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में चंबा के राजा साहिल बर्मन जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू के द्वारा की गई थी। और चंबा के ऐसे कौन से राजा थे, देखिए मारू ने तो रियासत की स्थापना की, लेकिन चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन लगाया था, तो इनका नाम था आदित्य वर्मन। चंबा में एक छतराड़ी मंदिर है जिसको शक्ति देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। उसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये इसको राजा साहिल वर्मन ने बनाया था। ये भी चंबा जिले में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ भी लिया था लेकिन डिस्कस अब कर रहे हैं कि शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की थी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ ऑप्शन में महात्मा गांधी क्यों दिया है, क्योंकि भारत से तो भैया लीड महात्मा गांधी कर रहे थे, लेकिन हिमाचल के शिमला से कौन लीड कर रहा था। तो शिमला से जो है लीड कर रहे थे कौन, अमृत कौर। अगर मैं बात करता हूँ राजकुमारी अमृता कौर की, तो इनका जन्म जो है वो 1889 में लखनऊ शहर में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। और सर्वप्रथम ये भारत की ऐसी पहली महिला है जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर जी थी। और महासू लोकसभा क्षेत्र से ये चुनी गई थी। उस समय महासू लोकसभा क्षेत्र होता था 1952 के आसपास। और 1964 में इनकी जो है वो मृत्यु भी हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। रामलाल ठाकुर की बात की जाए, देखिए रामलाल ठाकुर बड़ा नाम है हिमाचल के प्रदेश में। कितने बार हिमाचल के सीएम बने, 2 बार हिमाचल के सीएम बने हैं रामलाल ठाकुर। उसी प्रकार ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया है। महात्मा गांधी का तो नाम बड़ा है, इनके बारे में तो डिस्कस बहुत ज़्यादा हम करते हैं। बस यहाँ से यही डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी शिमला कब आए थे और किसके साथ आए थे। तो महात्मा गांधी की अगर बात करें तो ये 1921 में शिमला आए थे। इनके साथ जो शिमला आया था वो कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी, मैं अगर कहूँ इनकी पत्नी आई थी, और मदन मोहन मालवीय जी आए थे, और लाला लाजपत राय। जब ये सर्वप्रथम बार शिमला आते हैं, शिमला जब ही आए थे तो कहाँ पे ठहरे थे, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ये ठहरे थे शांति कुटीर में। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है यहाँ से डन हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ से स्किप होते हैं। स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, स्वां रिवर्स फ्लोज थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भैया स्वां नदी की बात की जाए, स्वां घाटी की बात की जाए, तो स्वां नदी तो कहाँ पे, ऊना में। स्वां नदी को ऊना का शोक भी या शोक का दरिया भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी को शोक का दरिया या ऊना का शोक कहा जाता है, तो वो स्वां नदी को कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि स्वां घाटी कहाँ पे है। अगर आपको स्वां नदी पता है कि ऊना में है, तो स्वां घाटी भी कहाँ पे है, ऊना में ही स्थित है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारी घाटियाँ हैं, जैसे कि बसपा घाटी हो गई। बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है, जो कि किन्नौर जिले में। अंगूरों की घाटी कहाँ पे है, तो अंगूरों की घाटी किन्नौर में है, जिसका नाम है रीबा। रीबा जो है वो क्या है, अंगूरों की घाटी है। इस बात को भी आपने याद रखना है। परीक्षाओं में ना आपसे कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, आपके पास गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पर गलती कर दी तो दिक्कत फिर आपको
तकड़ी खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे स्वान नदी की बात हो रही है। स्वान नदी तो उन्ना में, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं। उनके वैदिक नामों को हम यहाँ से जान लेते हैं। देखिए 5 नदियाँ हैं। सबसे लंबी नदी की अगर बात करता हूँ तो सबसे लंबी नदी है सतलुज। सतलुज जो है वो 320 किलोमीटर बहती है, किन्नौर की शिपकी दर्रे से हिमाचल में एंटर करती है और भाखड़ा नंगल नामक स्थान पे हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। अगर मैं सबसे छोटी नदी की बात करता हूँ तो 21-22 किलोमीटर के आसपास ये बहती है यमुना नदी। और अब मैं इनके वैदिक नामों के आपको बताना चाहूँगा। जैसे रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, क्वेश्चन में परीक्षा में आ सकता है। तो रावी का वैदिक नाम है पुरुषनी। चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी। क्या है भैया, अस्किनी। तो अस्किनी चिनाब का है। उसी प्रकार अगर आपसे आएगा ब्यास का है अर्जकिया। ब्यास का जो वैदिक नाम है वो क्या है, अर्जकिया है। सतलुज का है शतुद्री। सतलुज का क्या है, शतुद्री जो है वो सतलुज का है। और उसी प्रकार यमुना का जो है वो क्या है, कालिंदी। यमुना का क्या है, कालिंदी। तो यमुना का पुराना नाम कालिंदी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सतलुज का शतुद्री है, ब्यास का अर्जकिया है, चिनाब का अस्किनी है और रावी का पुरुषणी है। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। और सतलुज जो है हिमाचल की सबसे लंबी नदी है और यमुना जो है वो सिर्फ सिरमौर जिले में बहती है। खोदर माजरी से हिमाचल में एंटर होती है, उत्तराखंड से आती है ये यमुना नदी। कालिंद पर्वत उत्तराखंड से। और हिमाचल प्रदेश में जो यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है टॉस। टॉस नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, इस बात को आपने याद रखना है। और यमुना खुद गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। और गंगा की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। तो ये बहुत हो गया नदियों के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नंगरकोट किले को लूटा था? और जब इसने नगरकोट किले को लूटा 1365 में इसने नगरकोट किले को लूटा। और जब इसने नगरकोट किले को लूटा तो यहाँ से ये 1300 किताबें जो है ले गया, जिसका अनुवाद इसने फारसी धर्म में करवाया था। और अनुवाद करने वाले जो थे उनका नाम था अज्जुद्दीन खालिद खानी। तो कितनी किताबें ले गया था, तो याद रखना है 1300 किताबें ये यहाँ से ले गया था, ज्वालामुखी मंदिर से ले गया था। और किसने यहाँ पे अटैक किए थे? तो 1337 में एक अटैक और यहाँ पे होता है। और 1337 पे जो नगरकोट किले पे जो अटैक किया जाता है वो मोहम्मद बिन तुगलक, तो महमूद बिन तुगलक के द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1337 में यहाँ पे अटैक किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ का जो फेमस एक आक्रमण, वैसे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनबी ने कब अटैक किया था? तो 1009 पे कांगड़ा किले में अटैक जो किया था वो महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था। और महमूद गजनबी ने एक और इसका प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण, जो कि गुजरात में है, वो 1025 में इसके द्वारा किया गया था। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि परीक्षाओं में कुछ भी आ सकता है। और जिसने हमारी सीरीज़ पहले से लेकर शुरू से लेकर जो देख रहा है उसका रिवाइज भी हो रहा है, उसके नए नए क्वेश्चन भी उसको देखने को मिल रहे हैं। तो आप अगर सच में तैयारी करना चाहते हो तो मेरी वीडियोज़ ही अगर आप देखेंगे ना, तो भी मुझे लगता है आपका टेट में, आप जीके में ही आप 90 में से, अगर आपका आर्ट्स है, अगर आपका नॉर्मल जीके है, आप 80% नंबर जीके में ले लोगे। मैं मानता हूँ कि 20% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो परीक्षाओं से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन भैया जितने मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाए हैं इससे बाहर बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। पर्वतीय राजसी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की? किसने औरंगजेब के आदेश को नहीं माना? उस शासक का नाम क्या है? परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने कांगड़ा कैसे राजा को नहीं माना? जब आप डिटेल से पढ़ोगे कभी तो इसकी स्टोरी के बारे में पूरा सुनोगे तो वो थे चंबा के राजा चतर सिंह। चंबा के राजा चतर सिंह ने क्या किया? चतर सिंह ने भैया आदेश नहीं माना। किसका आदेश? क्या था आदेश? था औरंगजेब ने एक आदेश दिया था कि चंबा के सभी मंदिरों को गिरा दिया जाए, चंबा के सभी मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन जो हमारे चतर सिंह थे इन्होंने ये बात नहीं मानी। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, अवज्ञा किसके द्वारा की गई थी? तो अवज्ञा जो की गई थी वो किसने की थी? वो चतर सिंह ने की थी। चतर सिंह जो है वो चंबा रियासत के राजा थे, क्योंकि चतर सिंह ने मना कर दिया था। कब की ये बात है? तो आपने याद रखना ये 1678 के आसपास की बात है। इसके अलावा संसार चंद आप जानते ही होंगे, मैलमोरियो में इन्होंने युद्ध लड़ा था अमर सिंह थापा के साथ 1805 में। घमंड चंद भी कांगड़ा के राजा थे। और आनंद चंद कौन थे? आनंद चंद के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, ये बिलासपुर के अंतिम शासक थे। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में पूछे जाने वाली बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? इस स्टोरी को ना मैं 10 बार बता चुका हूँ पार्ट 1 से। और अगर इस स्टोरी से क्वेश्चन आया तो आप इस स्टोरी से बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कब मिला? तो याद रखना, भारत 18वें नंबर का राज्य बनता है और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948। भैया कितने राज्य होते हैं? 4 राज्य। कौन कौन से राज्य? सिरमौर, मासू, चंबा और मंडी। एक बार फिर सुन लीजिएगा, आज फिर बता रहा हूँ।
और इसके बाद हिमाचल बनता है पार्ट सी। पार्ट सी बनता है 1951 में। पार्ट सी के बाद 1954 में मिलाया जाता है बिलासपुर, और उसके बाद 1956 में बनता है यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। और बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला भी है, इस बात को भी याद रखेंगे। और यूटी बनता है 1956 में। यूटी बनने के बाद हिमाचल में 1957 में बनती है क्षेत्रीय परिषद, ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में। और क्षेत्रीय परिषद के बाद जो है वो 1960 में यहाँ पे क्या होता है, पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ। 1960 में 1 मई 1960 को जो है वो क्या होता है, किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना दिया जाता है। पूरी बात को समझोगे, एक एक बात यहाँ पे आएगी। 1966 में जो है हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। पंजाब के यहाँ पे नए हिमाचल को हिमाचल में मिलाया जाता है पुराने हिमाचल में। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो 1966 तक के बाद के जो जिले आए उनको न्यू हिमाचल में हम बांटेंगे, और जो 1960 तक है उनको पुराना हिमाचल में हम रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि अगर आप ये हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है, दिल से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको अपने मित्रों, सगे संबंधियों सभी तक शेयर करें, ताकि भैया एक अलग से मोटिवेशन जो है मेरे को आए। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है। कभी कभार ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चायल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? अगर बात की जाए यहाँ से चायल क्रिकेट स्टेडियम की, तो ये सोलन में है। तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चायल एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जो कि एशिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम मैं इसको कहूँगा। इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से बात की जाए मित्रों, तो चायल एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो कि सोलन जिले में स्थित है। चायल वन्यजीव अभ्यारण्य भी सोलन में है। मजाठल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे, ये भी सोलन में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, किब्बर, ये भी सोलन में है। सोलन में ही मोहन हेरिटेज पार्क है। सोलन में ही एक टेम्पल है, जटोली टेम्पल। तो जटोली टेम्पल कहाँ है, ये भी सोलन में है। शूलिनी माता का टेम्पल कहाँ है, ये भी सोलन में है। अश्विनी खड्ड कहाँ पे आपको नजर आती, तो ये भी सोलन में ही है। सोलन से हमने बहुत सारी सीखी यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, हमीरपुर का सबसे कम है 2.01। बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो मन भी नहीं है बताने का। लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा है 24.86। रिवाइज हो जाएगा, फिर बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसकी सेना के साथ युद्ध किया? भैया झेलम नदी की बात हो रही है, और झेलम नदी के तट पे जो है सिकंदर ने, वो पंजाब के राजा होते थे, पोरस की सेना के साथ युद्ध किया। और सिकंदर ने ये जो युद्ध लड़ा था ये ये जो युद्ध लड़ा था ये लड़ा था 326 ईसापुर में। 326 ईसापुर में सिकंदर के द्वारा महाराजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध को वित्सता का युद्ध, झेलम का युद्ध और हाइडेस पीस का युद्ध, 3 नाम दिए। कितने नाम? झेलम का युद्ध, वित्सता का युद्ध और हाइडेस पीस का युद्ध, 3 नाम दिए थे इस युद्ध को जो पोरस के साथ लड़ा। इस युद्ध में राजा पोरस की हार होती है और पोरस हार जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है, भारत पे पहला यूनानी आक्रमण। तो भारत पे पहला यूनानी आक्रमण जो किया था वो सिकंदर के द्वारा ही किया गया था, इस बात को आप ध्यान से सुने। और क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के ऐसे शासक जिन्होंने खैबर दर्रे को पार किया। तो भारत के ऐसे शासक जिनके द्वारा खैबर दर्रे को पार किया गया था, तो ये भी सिकंदर थे। और जब इन्होंने खैबर दर्रे को पार किया तो इन्होंने तक्षशिला के एक शासक होते थे जिनका नाम था आबी। इन्होंने इनके सामने जो है वो, तो तक्षशिला के किस शासक ने, तो आबी ने जो इनके आगे क्या किया था, समर्पण किया था। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और जो बात काम आने वाली होती है वही मैं ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, मेरी खासियत यही है। क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है? गौतम बुद्ध की बात हो रही है। गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य गणराज्य से संबंधित है। और ये तो यहाँ से देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बहुत कम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो ये मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ाया है और दूसरे बार इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो शाक्य गणराज्य से संबंधित है। गौतम बुद्ध की जन्म की ही पहले बात कर ले, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम महामाया था, प्रजापति गौतमी था। इनका दोनों ही नाम थे, एक सौतेली माँ थी, एक इनकी असली माँ थी। पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। और बचपन में ही एक ऋषि ने भी इनके लिए भविष्यवाणी कर दी कि ये बहुत बड़े जो है या तो संत बनेंगे या राजा बनेंगे, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। ये पहले ही जो है एक संत ने बोल दिया था। तो देखिए यहाँ पे इनके बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, और इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर, कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। तो इनका बचपन का नाम भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय कला की कौन सी शैली को ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है? तो ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जो है वो गांधार
स्कूल आर्ट को जाना जाता है। और ये जो गांधार स्कूल आर्ट है, ये पहली सेंचुरी एडी में जो है ये डेवलप्ड हुई थी अपने समय में। अगर मैं बात करूं कुषाण शासक की, तो कुषाण शासक जो थे कनिष्क के शासनकाल में भी एक आर्ट हुई थी, उसका नाम था मथुरा स्कूल पेंटिंग। तो मथुरा स्कूल पेंटिंग जो है ये कुषाण शासक कनिष्क के समय फली फूली थी या विस्तार में आई थी। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ भी यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ बहुत पूछी जाती है। कहाँ पे हुई थी यही जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं जानेंगे। पहली हुई थी सप्तपर्णी गुफा में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रम में, चौथी हुई थी कुंडलवन में। क्या बोला भैया? पहली सप्तपर्णी गुफा में बिहार में हुई थी, दूसरी वैशाली ये भी बिहार में, तीसरी पाटलिपुत्रम जिसका नया नाम पटना है ये भी कहाँ पे हुई थी? तो ये भी बिहार में ही हुई थी, और चौथी एकमात्र कुंडलवन कश्मीर में होती है। इस बात को आप याद। अगले क्वेश्चन की यहाँ से डिटेल से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? अगर बात की जाए भारत की, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित जो करता है वो कौन सी अनुसूची जो है वर्णित करती है? तो संविधान की प्रस्तावना। कोई अनुसूची नहीं करती है, संविधान की प्रस्तावना जो है वो यूएसए से ली गई है। यूएसए से संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है। भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना की प्रियम्बल की। और यूएसए से जो है वो क्या ली गई है? प्रस्तावना ली गई है भारतीय संविधान की। अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहीं ना कहीं कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें प्रियम्बल के बारे में, संविधान की अगर मैं इसको कुंजी कहूँ तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि संविधान की कुंजी इसको कहा जाता है। यहाँ पे 3 प्रकार के जस्टिस, कितने प्रकार के? सोशल जस्टिस होता है, यहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की गई, पॉलिटिकल जस्टिस। 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। कहाँ पे? आपके प्रेम्बल में, आपके प्रस्तावना में। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की लिबर्टी बताई गई है? तो लिबर्टी तो भैया 5 प्रकार की, और सिर्फ 3 शब्द, एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में और 3 नए शब्द जोड़े गए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो दोबारा बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से 35 बात की जाती है मौलिक अधिकारों की, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की जाती है 36 से 51। ये भी आपको याद रखना है। हर दफ़ा मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ, तो आज कुछ डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रत्येक डैश वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, तो प्रत्येक 2 वर्ष, तीसरा वर्ष तो यहाँ पे तीसरा वर्ष शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर थोड़ा इन्होंने गलत लिखा है। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, मतलब जैसे ही किसी का 2 वर्ष हो जाएगा तो 2 वर्ष और तीसरा शुरू हो जाएगा, तो 2 वर्ष के बाद जो है वो सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर होना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। तो वो बोलेंगे 1/3, 1/3 होते हैं भैया। इस बात को याद रखना है। राज्यसभा के लिए जो है एक व्यक्ति 6 साल के लिए चुना जाता है, इस बात को आप याद रखें। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए उम्र 30 होनी चाहिए, लोकसभा के लिए उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो एक बार जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, और अपने दोस्तों, मित्रों, बीएड ग्रुप हर जगह इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव। सलाम है आप सभी को कि आप अगर इतनी मेहनत मशक्क़त करके आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक बार जो मैंने आपको बोला है हर हर महादेव, ये सभी करके जाए। जय श्री हर हर महादेव।